तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ऐसे समझ लो कि सरकार ने जब सेकंड प्लानिंग कमीशन के कहने पर बड़े बड़े सेकंड प्लान टाइम में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाई, जिसको आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हो, यही कहते हो ना, पीएसयूज कहते हो, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हो, पीएसईज कहते हो। तो सरकार उस समय ये सोच रही थी कि हम अपनी इकॉनमी को तेजी से उठा ले जाएं, ठीक है, और उसके लिए वर्ड यूज किया गया था टू गेट द कमांडिंग हाइट्स इन द इकॉनमी, कि भाई हम एक अर्थव्यवस्था में ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से हम लोगों को कमांड कर सकें, हम ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन साथ में ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई रीजनल इम्बैलेंसेस दूर हों, ठीक है। तो कारण क्या था? रीजनल इम्बैलेंसेस। कॉन्सिक्वेंस क्या था? रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट। होगा कि नहीं होगा कि भाई जो पिछड़े क्षेत्र थे, जो ट्राइबल एरियाज थे, वहां पर हम लोगों ने इन इंडस्ट्रीज को शुरू किया, याद है ना आप लोगों को। फिर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ चलती चली, हवाई जहाज बनाने की इंडस्ट्री बन गई, स्टील एंड आयरन बनाने की इंडस्ट्रीज बनी ना ये सब चीज़ें, और ये सब गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रीज थी, इसमें पूरा पैसा गवर्नमेंट का था। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसमें ये था कि भाई टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, भाई वेज एम्प्लॉयमेंट मिले। तीसरा ये था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें। और जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हम ये कहते हैं इंटर जनरेशनल exponential growth was witnessed due to these public sector undertakings। क्यों? क्योंकि यदि आप गौर करें, चाहे वो भिलाई हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो दुर्गापुर हो, ये सब जगहों पर यदि आप देखोगे तो ये ट्राइबल और बैकवर्ड और बड़े वैसे एरिया थे। यहाँ पर जब नए नए लोग अधिकारी बन करके या काम करने के लिए पहुँचे तो उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, और वो नई नई शादी तो हुई नहीं थी, तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के बच्चों को खाली समय में पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ से ढेर सारे लोग आईआईटीज़ में एमबीबीएस बनना शुरू हो गए। तो वो इंटर जनरेशनल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखती है इन सेंटर्स से। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हमको ज़रूर दिखता है ना। और उससे क्या हुआ? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा। यदि हम हेल्थ के पैरामीटर्स को देखें तो आईएमआर कम हुआ, एमएमआर कम हुआ, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये इनका कम होना शुरू हुआ, ठीक ना। यदि हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखें तो हमारे यहाँ जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी ज़्यादा हुई, पर कैपिटा इनकम बेहतर हुई, ये सब चीज़ें हमको इकॉनमी में दिखती हैं। यदि हम सोशल में देखें तो इससे कास्ट सिस्टम कमज़ोर पड़ा, क्योंकि सब लोग एक साथ आकर के रहते थे, एक इंटीग्रेशन का पॉलिटिक्स बनी। ये हुआ ना, अलग अलग जगहों से वहाँ पर लोग आए तो कल्चरल इंटरमिक्सिंग हो रही है, कल्चरल एक्सेप्टेंस हो रहा है, एक इंटर कल्चरल इकोसिस्टम बन रहा है। यदि कल्चरली हम देखें, हम मतलब इसको अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इन सब चीज़ों को हम इन सेंटर्स से देखते हैं, जो ये ग्रोथ सेंटर्स थे, जिनको कहा गया था कि दीज आर ग्रोथ इंजन्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। बोलते थे ना, यही बोलते थे। लेकिन धीरे 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 जैसा कि होता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनके साथ परेशानियां शुरू हो गई। वहाँ पर वो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर आ गया, रेटिपिज्म आ गया। लोग नौकरी पे थे तो उनको लगता था काम ही क्यों करना, हमें ज़रूरत क्या है काम करने की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को लगातार वहाँ पर दिखती रहीं, जिसकी वजह से ऑफ लेट इनको कहा जाने लगा दीज आर वाइट एलिफेंट्स, खाते ज़्यादा हैं, काम कुछ नहीं करते, इनको वाइट एलिफेंट्स कहा गया। इनको कहा गया कि दे आर लॉस मेकिंग एंटिटीज़, इनको कहा गया दे आर नॉट हैविंग फ्यूचरिस्टिक विजन, इनको ये कहा गया कि दे लैक प्रोफेशनलिज्म, दे लैक कॉम्पिटिटिव एज, दे लैक एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मतलब कितनी सारी क्रिटिसिजम्स इसके होने शुरू हुए। इस वजह से जब 1991 में मनमोहन सिंह ने इस पर
एक काम किया कि भाई हम डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लेके आए। ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, ये आप लोगों को पता होगा। तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट है क्या यदि कहा जाए तो दिस इज सेलिंग और लिक्विडेटिंग of the government shares in a public sector undertaking, ठीक है, and to allow private sector in that public sector enterprise to contribute। तो क्या किया हमने, प्राइवेट सेक्टर को उसको बेचना शुरू किया गया। तो हमने 3 तरीके से उसको काम किया, ठीक है। एक तो जिसको हम बोलते हैं टोकन इन्वेस्टमेंट। टोकन इन्वेस्टमेंट, ये टोकन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट हैज मोर देन 51% ऑफ शेयर। कितना शेयर है उसके पास? 51, मतलब ओनरशिप मैनेजमेंट सारा गवर्नमेंट का ही होगा। दूसरा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पे ये 50% से कम हो गया, लेस देन 50%। यहां पर मोर देन 51% है, ये लेस देन 61% हो गया। और तीसरा प्राइवेटाइजेशन या कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट, ये पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया, 100% प्राइवेट, 50% लेस देन 50% गवर्नमेंट, मोर देन 50% गवर्नमेंट। तो ये एक तरह से एक प्रोसेस था दैट केम फ्रॉम टोकन डिसइन्वेस्टमेंट टू कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। ये एक प्रोसेस था, ये एक शिफ्ट था, ठीक है। और हम चूंकि इकॉनमी पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि जितना इससे इनकम नहीं होती थी उससे ज्यादा इसमें हमको पैसा लगाना पड़ता था। और इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वही जो लिखते हो, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड कॉम्पिटिटिव management, third to transform loss making industries into profit making industries, introducing new capital infusion in the company, enhancing wider share in ownership, depoliticize essential services, quick decision making for competitive and dynamic market, state of the art corporate governance, ensuring market participation through stock exchanges, and to provide better revival opportunities। दोनों चीजें अलग अलग हैं। यदि causes पूछें तो अलग ढंग से लिखोगे, consequence पूछें तो यही पॉइंट अलग ढंग से लिखोगे। बात समझ में आने लगी ना अब कि हम जो चीजें कह रहे हैं उसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो 1991 में सबसे पहले हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू की और उस समय हमने टोकन डिसइन्वेस्टमेंट की बात की। फिर 99 टू 2000 स्ट्रेटेजिक सेल हुआ और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया 1999 में, और बाद में इसी को 2001 में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बोल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 2004-05 में यह कहा गया कि भाई इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लाया जाए और एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया 2005 में, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट के फंड्स को रखा गया। It incorporated proceeds from the disinvestments। 2014
DIPAM बनाया गया, DIPAM, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसको रखा गया, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डाइपैम और नीति आयोग ये सब मिलते हैं और कहते हैं किसको हमें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना। हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। देखो, हम हमेशा कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट उसका करना चाहिए जो हमें घाटा दे रहा हो और जब मार्केट ऊपर हो। जैसे मान लीजिए आपको अपना घर बेचना हो तो कब बेचेंगे? जब मार्केट डूब रहा होगा या मार्केट जब ऊपर होगा? जब ऊपर होगा तो उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है जिसमें मार्केट नीचे था, उसको बहुत कम दामों पर बेच दिया गया क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मांडवाली हो गई उन कॉरपोरेट्स के साथ, तो उनको औने पौने दामों में बेच दिया गया। फिर 2021-22 पॉलिसी ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, और इसमें दो सेक्टर्स बनाए गए, पहला स्ट्रेटेजिक सेक्टर और दूसरा नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं इसमें चार हैं: एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, तीसरा है पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, और चौथा है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, इसमें इंटरवेंशन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर का प्रूडेंट इंटरवेंशन होगा। ठीक है, जबकि जो सेकंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है इनको कहा गया इनको हम प्राइवेटाइज्ड कर देंगे या बंद कर देंगे। दे शैल बी प्राइवेटाइज्ड और शैल बी क्लोज्ड। तो जो देखो, जो कंप्लीटली बेच दिया उसका पैसा आया, उससे हम बाकी चीज़ें डेवलप करते हैं, रोड्स, रेलवेज, बाकी चीज़ें डेवलप होंगी जिससे हमारी ग्रोथ इंजन बेहतर बने। वो पैसा वहाँ पर कम हो रहा था, उस पैसे का इस्तेमाल हम दूसरी जगह कर लेंगे। मान लीजिए कोई मकान है और आपके पुरखों ने बना दिया था और उसमें किराएदार रख दिए थे, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 15 रुपये दे रहा है, कोई 5 रुपये महीने दे रहा है किराया। ऐसे भी घर हैं अभी भी, और आप बेच नहीं पा रहे हो, आप बेच दो। जितना पैसा मिला उससे दूसरी जगह जा करके अपना दूसरा मकान बना करके अच्छा काम कर लीजिए, कोई दुकान खोल लीजिए, कोई इंडस्ट्री डाल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे पैसा मिलना शुरू होगा। यही कहानी इसकी है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक सेल क्यों की जाती है वो इसलिए है कि अ पैराडायमेटिक शिफ्ट इन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फैसिलिटेटर। दूसरा, टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉयट इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ PSUs थ्रू द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ब्रैकेट में आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, मैनेजमेंट लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो ना, प्रो मार्केट लिख सकते हो, लेस ब्यूरोक्रेटाइजेशन लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें उसमें। ठीक है, तीसरा, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। और यदि हम देखें इसकी वजह से कुछ चीजें चेंज भी हुई, इंपैक्ट यदि हम देखें तो इंपैक्ट क्या हुआ? ROA चेंज हुआ, रिटर्न ऑन एसेट्स, ROE चेंज हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट बढ़ा, सेल्स ग्रोथ और ग्रॉस प्रॉफिट पर एम्प्लॉय भी बढ़ा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास हिंदुस्तान जिंक। इसका नेट प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2003 में 67 करोड़, जो 2019 में 9698 करोड़ हो गया। 9698 करोड़, ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स।
because it is time taking process, lack of bidders, then gap between estimates and the market demand, weak markets, poor participation in loss-making units by the private sectors, और सबसे बड़ी बात यह है लेबर यूनियन प्रोटेस्ट्स। लेबर यूनियन प्रोटेस्ट्स हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बेच दोगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि उनको लगता है अब काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है,